नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एजुकेशन फॉर यू चैनल पर। देखिए, बाल विकास के टॉप सिलेक्टेड 11 वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम लोग। जो अगर आपने 11 में से 11 सॉल्व कर दिया तो समझिए भाई आपका सिलेक्शन पक्का है। चाहे आप CTET का एग्जाम देने जा रहे हैं या TET का, ये 11 क्वेश्चन से पूरे 11 सही होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपने आज करके दिखा दिया तो डेफिनेटली कोई भी एग्जाम पे बैठेंगे वहां आपका सिलेक्शन निश्चित है, ये याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन है आप में से ऐसा महारथी भाई जो इन 11 में से 11 प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएगा। तो देखिए यहाँ पहले प्रश्न में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा लेगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? हाई है। ये कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संख्या संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ नंबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए आप उत्तर देंगे। ऑप्शन 1 है आपका और आप उत्तर देंगे क्या सही है। हो गया? चलिए क्या उत्तर आपने दिया है? चलिए हर एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा लेगा इसलिए पूरा समय आपको दूंगा। क्या उत्तर आपका निकल कर आ रहा है? पहले आप सोच लो, समझ लो, इसके बाद में आपको उत्तर दूंगा। देखिए क्या कह रहा है। पियाजे के अनुसार संख्या संरक्षण मतलब संख्या की संरक्षण यानी संख्या की जो समझ आ गई है उसके अंदर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब सही नहीं है। ये कह रहे हैं कि यह एक एक अनुरूपता 1 to 1 करस्पॉन्डेंस पर आधारित हो सकता है। क्या ये सही लग रहा है आपको? इसमें वस्तुओं की संख्या व्यवस्था बदलने पर भी समान मानी जाती है। ये कह रहे हैं इसका विकास केवल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होता है। ये कह रहे हैं इसमें दृश्य परिवर्तन के बावजूद संख्या अपरिवर्तित समझी जाती है। तो देखिए इसमें ये वाला विकल्प सही है, ये वाला विकल्प भी सही है, ये वाला विकल्प भी सही है। गलत विकल्प आपका तीसरा था। क्या आपने ये वाला लॉक किया था? यस एंड नो में जवाब दीजिएगा। देखिए क्यों गलत है और क्यों सही समझते हैं। ये कह रहा है संख्याओं का कंजर्वेशन मतलब संख्याओं को उल्टा पलटी कर दो, ऊपर नीचे कर दो, कैसे भी कर दो, बच्चा एक्चुअल समझ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। वो है यहाँ संख्याओं का कंजर्वेशन। अब बात करें, ये कह रहा है कि इसका विकास केवल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो होती है 11 वर्ष के बाद की। कब की होती है? 11 वर्ष की बाद की होती है अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे। पर जीन पियाजे कहते हैं कि जो कंजर्वेशन होता है वह तो भैया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। किसमें जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये क्वालिटी देखी गई जिसकी एज है 7 से 11 वर्ष की। तो 7 से 11 वर्ष में ये एज बताई जा रही है और ये कह रहे हैं कि केवल औपचारिक संक्रियता में आएगा, तो ये गलत है। ये गलत है। इससे पहले एक होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। सॉरी फॉर दैट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो उसमें ये क्वालिटी देखी गई है बच्चों के अंदर। देखिए पहला ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत बच्चों पे भारी पड़ा होगा। ईमानदारी से बताइएगा कि सर भारी पड़ा या नहीं पड़ा, है ना? ईमानदारी से बताइएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी भारी पड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। कोई रटा हुआ क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? याद रखिएगा, इसलिए बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ऐसा मानिएगा कि आप परीक्षा हॉल में बैठ गए हैं। भैया क्वेश्चन ही ऐसे हैं, तगड़े क्वेश्चन है ये। आगे चलते फिलहाल देखिए, ये कह रहे हैं कक्षा 1 में अध्यापक 2 पंक्तियों में 8-8 बटन रखता है। देखिए फिर मैं क्वेश्चन समझा के चल रहा हूँ आपको। कक्षा 1 में अध्यापक 2 पंक्तियों में 8-8 बटन रखे हुए हैं। पहली पंक्ति में बटन पास पास में रखे हुए हैं, मतलब पहली पंक्ति में बटन को ऐसे पास पास में रख दिया उन्होंने 8 बटन को, ठीक है? अब ये कह रहा है दूसरी पंक्ति में वही बटन को दूर दूर फैला के रख दिया है इन्होंने। यही बटन को ऐसा फैला कर रख दिया है इन्होंने, ऐसा, ठीक है? अब ये कह रहा है अध्यापक ने पूछा कि किस पंक्ति में अधिक बटन है। जब उसने पूछा किस पंक्ति में अधिक बटन, तो एक बालक बोला कि दूसरी पंक्ति में अधिक बटन है, क्योंकि वह लंबी दिखाई दे रही है। दूसरी पंक्ति में मतलब ये वाली पंक्ति में अधिक बटन है क्योंकि लंबी दिखाई दे रही है। तो पियाजे के अनुसार उत्तर का सबसे उपयुक्त कारण आपको बताना है, सबसे अच्छा कारण आपको बताना है। अब आप देखते हैं मैदान में भैया कौन कौन सा बच्चा है जो इसको फेस करेगा और सॉल्व करके मुझे दिखाएगा। क्वेश्चन भैया 11 है, परीक्षा आपकी है, देख लेते हैं कितना आप में दम है। क्या उत्तर निकल गया है भैया? क्या उत्तर आपने निकाल लिया? हर एक क्वेश्चन आपको परीक्षा के लिए आमंत्रित करेगा कि भैया आओ मुझे सॉल्व करके दिखा, कितना CDP आता है तुझे।
तो देखिए एक्चुअल, देखिए यहाँ पे बात समझिए, बालक अभी तक संख्या, प्रतीक या नंबर सिंबल का अधिगम नहीं किया है। ये कह रहा है कि अधिगम नहीं हो पाया, उसे सिखाया नहीं गया है, ये नंबर्स नहीं सिखाए गए हैं 8 7 9 11। ये तो गलत बात है, वो तो उससे लेना देना है नहीं, बच्चे को नंबर पता है। ठीक है, बालक में कंजर्वेशन ऑफ नंबर विकसित नहीं हुआ है, और क्योंकि वह लंबाई दृश्य संकेत से प्रभावित हो रहा है। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए बच्चों के अंदर जो है कंजर्वेशन नहीं आया हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं संरक्षण नहीं आया हुआ है। जब तक बच्चों के अंदर संरक्षण नहीं आता तो वो फैलाव वाली चीजों को ज्यादा फोकस करता है। जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल सेटर देता है कि एक चौड़े गिलास का पानी और एक लंबे गिलास में जब पानी बच्चों को दिया जाता है, समान मात्रा का पानी है, तो वो कहता है कि लंबे गिलास में पानी ज्यादा है क्योंकि इसमें फैलाव ज्यादा दिख रहा है। वही कंडीशन यहाँ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संरक्षण की समझ नहीं है, कंजर्वेशन नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन नहीं है। तो बच्चा, एक तो कंजर्वेशन ऑफ नंबर विकसित नहीं हुआ है, इसीलिए वो क्या है, लंबाई दृश्य के संकेतों से प्रभावित हो रहा है। अब आगे देखते हैं, बालक एक एक वस्तु को मिलान नहीं कर पा रहा है। अब बालक में रिवर्सिबिलिटी तो समझता है परंतु क्लासिफिकेशन नहीं समझता है। भैया क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन ही नहीं है, रिवर्सिबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं है ये। भैया कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया था मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। मैं सबके कमेंट्स देखूंगा। आगे चलते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा लेगा भैया, क्वेश्चन तीसरा भी आपकी टांगे तोड़ने वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ईमानदारी से बताइएगा कितने नंबर आए हैं ना, अभी तो नहीं, लास्ट में बताना। एक शिक्षिका ने दो बच्चों को समान संख्या यानी 10-10 संख्याओं की कंचियां दी, 10-10 संख्या में कंची दी। पहले बच्चे ने अपनी कंचियां एक कटोरी में रख दी, दूसरे बच्चे ने कंचियों को मेज में रख दिया। ठीक है, दो बच्चे हैं, उनको 10-10 कंची दी, एक ने कटोरी में भर के रख दी, एक ने मेज में भर के रख दी। अब ये कह रहा है शिक्षक, और उसे फैला दिया। शिक्षक ने पूछा क्या दोनों में बराबर कंचियां हैं? तो बच्चे ने कहा कि नहीं, मेज पर फैली हुई जो कंचियां हैं वो सर्वाधिक है। दूसरे बच्चे ने उत्तर दिया बराबर है। एक बच्चा कह रहा है कि मेज पे फैली हुई कंचियां अधिक है, और दूसरा कह रहा है कि नहीं भैया, कटोरी और मेज वाली दोनों बराबर है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बड़ा पेचीदा है। दूसरे बच्चे ने उत्तर दिया कि बराबर है, क्योंकि यदि उन्हें फिर से कटोरी में रख देंगे तो संख्या नहीं बदलेगी। समझ रहे हो? तो ब्याजे के अनुसार बच्चे के उत्तर में सबसे उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे हमें। क्वेश्चन नंबर, हालांकि ये दो ही है, देखिए दो क्वेश्चन दो बार आ गए हैं, ये आपका लक है। ठीक है, क्योंकि आपको 11 के जगह आप 14 क्वेश्चन पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, पर 11 के ही अनुसार आप उत्तर दीजिएगा, क्योंकि मैंने थंबनेल में 11 लिखे हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन पिछले ऐसा नहीं है, अब बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे सुनिए कि सर पिछले ही क्वेश्चन तो है ये। नहीं, पिछला क्वेश्चन नहीं है भैया। इसमें दो बच्चे हैं, 10-10 कंची है, एक बच्चे को दिया जा रहा है, वो बोल रहा है कटोरी में, एक ने मेज में रख दिया। कटोरी वाला बोल रहा है, एक बच्चा बोल रहा है कटोरी वाले कम, मेज वाले ज्यादा। एक बोल रहा है नहीं, दोनों बराबर है, क्योंकि संख्या बराबर है। तो ये प्याजे के अनुसार दूसरे बच्चे का उत्तर सबसे उपयुक्त कारण है। दूसरे बच्चे का देना, पहले बच्चे का नहीं देना है। अब देखिए उसने काउंटिंग दक्षता प्राप्त कर ली है, भाई कर ली होगी। ठीक है, उसने कंजर्वेशन नंबर के साथ रिवर्सिबिलिटी का भी विकास विकसित कर लिया। ये सबसे सटीक आंसर है। क्यों रिवर्सिबिलिटी का है? देखिए क्या हो रहा है, एक तो देखिए दूसरे बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आ गया है, जब तो बता रहा है ना कि फैली हुई, जब उसको मेज में ढेर सारी कंची दिख रही, कटोरी वाली दिख रही, वो बोल रहा है दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? उनने ये भी बताया रिवर्स करके कि अगर मेज की कंची को उठाकर हम कटोरी में रख दें और कटोरी वाली मेज में रख दें तो दोनों बराबर रहेगी। तो ये रिवर्सिबिलिटी भी उनने बताया है यहाँ पे। दैट इज वाई ये कंजर्वेशन तो आ गया है नंबर का, साथ साथ में रिवर्सिबिलिटी भी आ गई है। ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त था यार। उसने केवल सीरिएशन विकसित कर लिया है, उसने संख्या को मौखिक नाम या नंबरिंग सही प्रयोग कर लिया है। तो भैया ये चीजें नहीं। ऑप्शन नंबर 2 था भैया। मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब प्रीवियस ईयर बहुत देखे होंगे आपने हवा में उड़ाते हुए, पर इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा आप हवा में उड़ रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? चलो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान बनाया हमने आपके लिए, कुछ आसान भी बनाया भैया, ऐसा डिफिकल्टी नहीं बनाया। अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाकर लेकर आऊंगा आपके लिए। तीसरे का जवाब क्या लगा रहे हो आप? देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि कॉलबर्ग के अनुसार कौन सा कथन सही है। अब ये कह रहे हैं कि नैतिक निर्णय के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति निर्णय तर्क होता है, ना कि उसका केवल व्यवहार होता है। ठीक है, ये कह रहा है नहीं है, मतलब गलत ढूंढना है। व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में भिन्न व्यवहार करते हैं और समान नैतिक स्तर हो सकते हैं। जी हो सकते हैं। नैतिक विकास का स्तर केवल व्यक्तियों में सही या गलत कार्य को निर्धारित करता है। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, और ये रॉन्ग वाली आंसर हमें चुनना था। समान व्यवहार करने वाले व्यक्तियों का नैतिक स्तर अलग अलग हो सकता है। जी हो सकता है। देखिए अगर हम बात करें नैतिकता की, तो ये कह रहा है कि स्तरों में केवल सही नहीं, कि सही या गलत नहीं होता।
वो तर्क के आधार पे बात करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है ना, तर्क के आधार पे बात है, सही गलत से कोई मतलब नहीं है। आप ये कहेंगे चोरी करना गलत है, देखिए यहाँ पे कॉलबर्ग नैतिक विकास में, इस सिद्धांत में ये नहीं कह रहे कि चोरी करना गलत है, वो कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति है जब आपकी जान जा रही है और चोरी करके जान बच सकती है तो डेफिनेटली चोरी करना अच्छा है। तो यहाँ देखिए सही गलत कार्य में डिपेंडेंट नहीं है, जबकि चोरी करना तो गलत ही है, पर ये कई बार सही भी बता रहे हैं उसको, दैट इज वाई ये तर्क का पर आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, तर्क पर, ना कि सही और गलत पर, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी गलत था। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, कॉलबर्ग के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जल्दी मुझे आप बता देंगे क्या सही है कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर का हमें बैठे। देखिए ये कह रहा है कि नैतिक विकास क्रमिक या सीक्वेंस में होता है। जी हाँ, ये तो सही कह रहे हैं कि क्रमिक सीक्वेंस में होता है, प्रत्येक व्यक्ति सभी चरणों में अवश्य पहुंचता है, ये बात गलत है यार। ठीक है, यहाँ पे ये बात गलत है। उच्च चरण में व्यक्ति निम्न चरण से तर्क कौशल का भी प्रयोग समझ सकता है, जी समझ सकता है। कोई भी चरण छोड़कर सीधे अगले उच्च चरण में नहीं पहुंचता, जी बिल्कुल सही कहा है। देखिए यहाँ पे जब कॉलबर्ग महोदय ने नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को पढ़ा और उससे प्रेरित हुआ और उसके बाद इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। तो इसको सिद्धांत देते समय इन्होंने यहाँ 3 स्तर और 6 चरणों के ऊपर बात की हुई है, एक स्तर के 2-2 चरण है ना। तो ये चरण जो है ये क्रमिक है, बिल्कुल है, ये आयु के अनुसार है, पहले पूर्व पारंपरिक में आएगा, फिर पारंपरिक में आएगा, फिर उत्तर पारंपरिक में आएगा, ये इनका है कि प्री कन्वेंशनल स्टेज में आएगा, फिर कन्वेंशनल में आएगा, फिर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आएगा, ये बिल्कुल क्लियर कट है, तो क्रमिक है ये। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सभी चरणों में आता, जी नहीं। देखिए क्या है, जो अंतिम चरण है जिसमें न्याय की बात होती है, जिसमें कानून की अवहेलना की जाती है, उसमें ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें जो आबादी का 1% लोग ही इस चरण में पहुंच पाते हैं। ऐसा किसने कहा है, ऐसा कॉलबर्ग ने कहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ये वाला जो बी है वो गलत है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्या आ रहा है देखते हैं। ये वेगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। व्यक्ति ये कह रहे हैं वेगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, 5वें नंबर का प्रश्न है। मेरे हिसाब से उत्तर लगा लिया आपने, यस एंड नो लगा लिया ना, याद सही बताना, लगाया कि नहीं, लगा लिया ना। ठीक है, देखिए क्या है, उपयुक्त सहयोग स्केप फोल्डिंग धीरे धीरे काम किया जाना चाहिए ताकि बच्चा स्वतंत्र हो सके। जी देखिए ये तो सही कह रहा है। ये सही क्या कह रहा है बाद में बताऊंगा। अधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति जिसे हम MKO कहते हैं, यही तो लिखा है MKO। MKO मतलब क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, सीखने में आपको सुगम बनाता है, जी बिल्कुल बनाता है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र JTB केवल यही वह कार्य है जिसमें बच्चा बिना किसी सहायता के कर सकता है। सीखना विकास को आगे बढ़ाता है। देखिए ये कथन सही है, ये कथन भी आपका सही है, कथन ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए JPD जो बोल रहा है, JPD मतलब क्या होता है मित्रों, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे आप JPD कहते हैं। JPD क्या होता है, ये आपको बिना सहायता के नहीं होता, ये कभी भी बिना सहायता के नहीं होता, ध्यान रखिएगा। मैं समझाता हूँ JPD क्या होता है। देखिए सपोज करिए ये आप हो, ये आप लोग हो जो बच्चे यहाँ देख रहे हैं, CTET के लिए आप पढ़ने आए हैं, ये आप हो। अब ये बताइए, मैं JPD बता रहा हूँ आपको कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या, और ये कैसे गलत हो रहा है कथन। ये आप लोग हैं, अब यहाँ पे एक व्यक्ति आपको चाहिए जो आपसे अधिक नॉलेज रखता है, मतलब मैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा सपोज कर लीजिए, भला ही रखता हो नहीं रखता हो वो बात की बात है। तो मैं आपके लिए MKO का काम करूंगा, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। क्यों, क्योंकि अब आप CTET के बारे में इतना जानते थे, जब मेरे से आप पढ़ेंगे तो इतना अधिक जान पाएंगे CTET के बारे में, क्योंकि मुझे इतना अधिक पता है। तो ये जो मुझे इतना अधिक पता है, तो मैं आपकी क्या कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, सहायता कर रहा हूँ, तभी तो आप यहाँ तक पहुंच रहे हैं ना, मेरे नॉलेज तक। जितना मुझे पता है मैं बता रहा हूँ, मेरे नॉलेज तक पहुंच रहे हैं, तो किससे, बिना सहायता के नहीं, आप सहायता के पहुंच रहे हैं। तो यही तो JPD है, यही तो JPD है। JPD मतलब क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आप रियल में सेल्फ मतलब बिना किसी की मदद की कितना कर पा रहे थे, इतना कर पा रहे थे। जब मेरी मदद मिली तो आप इतना बेहतर कर पाए, यहां तक कर पाए आप, तो डेफिनेटली दोनों का अंतर जो होता है वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे सपोज करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल अगर लेने की हम बात करें तो जैसे ये कहा जाता है कई बार कि CTET आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो आपके 99 बन रहे थे,
सेल्फ स्टडी से 99 बन रहे थे, फिर आप हमारी क्लास में आए, आपने पढ़ा, फिर आपका यहाँ पे 99 यहाँ बन रहा था, यहाँ पे है ना, अब आपका इतना डेवलपमेंट हुआ और 120 आ गए, कितने आ गए, 120 आ गए। तो ये 120 जो आए हैं और पहले कितना बन रहा था, 99 बन रहा था, तो इन दोनों के बीच का अंतर जो है वही जेपीडी है। मतलब 120 में से अगर 19 आप माइनस कर देंगे तो 21 बचेगा, 21 आपका जेपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जो किसी एक नॉलेजेबल पर्सन की सहायता से आपके अंदर इंप्रूवमेंट आया है। चीजें क्लियर है, क्लियर होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो ये चीजें बहुत क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी इतना क्लियर करना नहीं था इस वाले सेशन में क्योंकि ये सुपर फास्ट सेशन था। 5 भी अगेन है, कोई बात नहीं, सीखने को मिल रहा है। विगोस्की में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छा है। अब देखिए सबसे अच्छा कथन पूछ लिया है, अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सबसे अच्छा, जल्दी पढ़ेंगे आप। प्रभावी अधिगम तब होता है जब शिक्षा सहायता देकर धीरे धीरे काम करता है और शिक्षार्थियों में निष्पादन तक पहुंच सके। ये कह रहा है प्रभावी अधिगम तब होता है जब शिक्षार्थी अपनी वर्तमान क्षमता से थोड़ा उच्च स्तर और अधिक दक्ष व्यक्ति से सहयोग से पूरा करते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहा है, जैसे एमकेओ की बात कर रहा है। प्रभावी अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त मानसिक प्रक्रियाओं के रूपांतरित होता है जिसमें भाषा केंद्रीय भूमिका निभाती है। जी सही है। उपयुक्त सभी कथन में वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुरूप हैं, परंतु उसका मूल्य आधार सामाजिक अंतःक्रिया संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार अधिगम के लिए सबसे निम्नलिखित में से सबसे कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए अगर हम बात करेंगे ऑप्शन डी वाला सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये सारे काम जो है वो इसमें है। ये कहना है उपयुक्त में जो सभी कथन है वो अनुरूप है और कहीं ना कहीं जो सोशल इंटरेक्शन है, जो सामाजिक अंतःक्रिया है, आपके कॉग्निटिव लेवल को डेवलप कर रही है, उसे बढ़ा रही है। इट इज एब्सोल्युटली राइट और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था भैया। ये क्वेश्चन भी भैया तेल निकालने वाला क्वेश्चन था। ठीक है आगे चलते, तेल निकालने वाला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला 6वां क्वेश्चन नई शिक्षा नीति से। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यदि शिक्षक कक्षा में प्रत्येक बच्चे की गति रुचि एवं सीखने की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण परिवर्तन कर रहा है, कौन कर रहा है, शिक्षक कर रहा है, ध्यान रखिएगा। यह तो मुख्यतः किस सिद्धांत में उपयुक्त उदाहरण होगा आप ये बताइए। क्वेश्चन इतना दमदार है ये भैया कि इसमें हर कोई बेकार है। जानते हो क्यों? 90% बच्चे गलत है इस क्वेश्चन के लिए। अरे भाई हम जब क्वेश्चन बना रहा था ना ये वाला क्वेश्चन, मैं खुद कई बार इसको मैंने ऑप्शन चेंज किए हैं कि यार ये वाला मोस्ट कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा, ये वाला नहीं हो रहा, वाला नहीं हो रहा, तो इसको बनाया मैं नहीं हूँ। तो आप देख लीजिए पहले क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना तो किसी प्रीवियस ईयर में मिलेगा ना तो कहीं मिलेगा आपको। थोड़ी इसमें हेल्प अवश्य एआई की हुई है ये कहना होगा, पर पूरी हेल्प एआई की नहीं, इससे थोड़ा सा मेरा दिमाग भी काफी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन ही जो है एज इट इज ले लिए गए हैं, बाकी 90% क्वेश्चन इसमें बने वाले हैं, बता दूं आपको। इसलिए आपको ऐसे बने ही क्वेश्चन जो होगा आगामी एग्जामिनेशन में आएंगे आपको। प्रीवियस ईयर वैसे नहीं छपता, थोड़ा घुमा फिरा के जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ ना वैसे ही छपेगा पेपर में, याद रखिएगा। तो ये कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का कार्यान्वयन है। ये कह रहे हैं कि भैया नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक जो है, शिक्षक क्या कर रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो शिक्षक महोदय हैं ये काम कर रहे हैं कि भैया शिक्षक महोदय जो हैं वो ये काम कर रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की जो गति है, वो जो रुचि है और जो सीखने की आवश्यकता है उसके अनुसार परिवर्तन कर रहे हैं, बदल रहे हैं। पर कौन बदल रहा है? शिक्षक बदल रहे हैं, बच्चे नहीं बदल रहे हैं, शिक्षक बदल रहा है, ध्यान रखिएगा। दैट इज वाई क्या ये समावेशी शिक्षा हो सकती है? समावेशी शिक्षा का एक सिस्टम हो सकता है? जी हाँ हो सकता है, बट यहां नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा दक्षता मूलक आधारित अधिगम है। जी क्या ये एक ऐसा है जो आपकी कैपेसिटी को देखते हुए आपको पढ़ाया जा रहा है? ठीक है, क्या शिक्षार्थी केंद्रित है और लचीला अधिगम प्रक्रिया है और ये, हाँ चलिए, तो देखिए सबसे अच्छा विकल्प सी है और मेरे हिसाब से आपने इसमें लगा लिया होगा। क्यों लगा लिया होगा? ये मोस्ट कंफ्यूजिंग जरूर है, पर जब बच्चा थोड़ा सा सोचेगा अपने पॉजिटिव नेगेटिव के विषय में तो क्वेश्चन पकड़ लेगा वो। मैंने ध्यान दिया था इस क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली यहाँ कई बार मैंने शिक्षक केंद्रित लिखा था, फिर मैंने शिक्षार्थी केंद्रित लिख दिया। दैट इज वाई वो मुझे थोड़ा सा याद रहा कि शिक्षक केंद्रित लिखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा कहा कि क्वेश्चन में दिक्कत आएगी आपको, पर दिक्कत नहीं आनी थी क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। सभी गतिविधि में लड़के और लड़कियां समान रूप से भाग ले रहे हैं, तो यह मुख्यतः किस उद्देश्य को सर्वाधिक प्रभावी ढंग से प्रभावित कर रहा है?
क्या ये लिंग समानता की ओर लेकर जा रहा है? क्या लिंग रूढ़िवाद धारणा को चुनौती दे रहा है? क्या समावेशी शिक्षा का निर्माण कर रहा है? क्या शिक्षकों के लिए समान अवसर प्रदान कर रहा है? शिक्षार्थियों के लिए समान अवसर प्रदान कर रहा है, सॉरी, शिक्षार्थियों के लिए समान अवसर प्रदान कर रहा है। जल्दी आंसर दें भैया, 4 क्वेश्चन दूर है आप अपने गोल से। एक होमवर्क में भी क्वेश्चन है आपका, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहा है। देखिए क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि लड़कियों के लिए अलग रोल है, लड़कों के लिए अलग रोल है, तो ये भाई साहब सेम काम कर रहे हैं, तो ये लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बालक विद्यालय में अपने सहपाठियों के साथ सहयोग, नियम का पालन तथा विचारों का आदान प्रदान करना सीख रहा है। इस स्थिति में समाजीकरण के किस पक्ष के लिए सबसे उपयुक्त दर्शा रहा है? चलिए आप हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है भैया, आसान क्वेश्चन है, हालांकि इसको उड़ा दोगे। अब आसान ही क्वेश्चन है सारे, 11 तक ना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक बच्चा है, एक बालक है, वो अपने सहपाठियों के साथ करके सीख रहा है, सहयोग करके सीख रहा है, नियमों सीख रहा है और विचारों का आदान प्रदान करके बच्चा सीख रहा है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा, ये पूछा जा रहा है कि देखिए विद्यालय का द्वितीय समाजीकरण का जो है के रूप में कार्य करता हुआ दिखाई देगा। ये बात सही है। जो आपके साथी हैं, जो मित्रगण है, जो आपका स्कूल है, जो आपका खेल का मैदान है, वो ऐसा सेकेंडरी सोशल एजेंट है कह सकते हैं। वो द्वितीय समाजीकरण के द्वितीय एजेंट है, ये आप कह सकते हैं। ये नहीं होंगे, ठीक है, ये नहीं होंगे, याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। ये अब आ गया एक कथन वाला भैया, सब ठीक ठाक चल रहा था पर बीच में कथन आने थे। कथन वाले क्वेश्चन तो आते ही है ना, इसलिए कथन वाला क्वेश्चन भी आना था। चलो आप अटेम्प्ट करेंगे 9 नंबर का, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा क्या सही है। देखिए क्या कह रहा है, संवेगों का विकास केवल जैविक परिपक्वता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव को भी प्रभावित करता है। देखिए संवेग क्या होते हैं, ठीक है, संवेग क्या होते हैं, जैसे कि आपको क्रोध आ रहा है, आपको स्नेह आ रहा है, या बहुत सारे और भी संवेग होते हैं, तो वो संवेग होते हैं। क्रोध आप समझ लीजिए, तो क्या क्रोध केवल जैविक होता है, यानी माता पिता से अनुवांशिकता में आया हुआ ही बच्चा क्रोध करता है, कि दूसरा बच्चा भी कर सकता है? तो भाई जो सामाजिक सांस्कृतिक जो चीजें अनुभव मिलते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग भी संवेग क्रिएट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है भैया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसलिए ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला काट ही देते हैं ना। अब बचे 3, क्योंकि सभी सांस्कृतिक में प्रत्येक संवेग की अभिव्यक्ति तीव्रता और स्वीकृता सामान्य होती है। ये बात बिल्कुल गलत कह रहा है। देखिए अलग अलग संस्कृतियों से अलग अलग संवेग लेते हैं बच्चे, याद रखिएगा, कभी भी समान संवेग नहीं होते हैं। दैट इज वाई ऑप्शन सी आता, ए सत्य है और आर असत्य है, ए सत्य है और आर असत्य है, ध्यान रखिएगा। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था और आपने इसको सही कर लिया होगा, मेरे को ऐसा लगता है, वाकई देख लेना आप। चलिए एक और क्वेश्चन आया है कथन कारण वाला, 10वें नंबर का ये भी, और इसके बाद अंतिम क्वेश्चन आपका एक और इसके बाद आपका टेस्ट कितने नंबर आए। गार्डनर के अनुसार शिक्षार्थी की एक बुद्धि की उत्कृष्टता अन्य बुद्धियों में समान स्तर की दक्षता में अनिवार्य संकेत नहीं है। सुनिएगा ये डिफिकल्ट है, क्योंकि गार्डनर के अनुसार विभिन्न बुद्धियां परस्पर पूर्णतः स्वतंत्र होती है और वह किसी भी प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। तो विकल्प दिए हैं आपके सामने, जल्दी आप बता देंगे कि क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, गार्डनर के अनुसार शिक्षार्थी की एक बुद्धि, मतलब अब यहां फंस जाओगे आप। अब आप कहोगे गार्डनर से एक बुद्धि की बात ही नहीं की, वो तो मल्टीपल इंटेलिजेंट की बात करते हैं, पर ये एक बुद्धि क्या कहना चाह रहा है उसे आप समझने का प्रयास नहीं करते, यहीं आप फंसते हैं। एक बुद्धि मतलब कह लेते हैं कि आपकी जो संगीत वाली बुद्धि है, कौन सी बुद्धि है, संगीतमय बुद्धि जो आपकी है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बजा पा रहे हैं, वो उसकी उत्कृष्टता, मतलब आप बहुत अच्छे ढोलक बजाते हो, आप बहुत अच्छा पियानो बजाते हो, आप बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते हो, उसकी जो उत्कृष्टता है वो अन्य बुद्धियों में समान स्तर की दक्षता के लिए अनिवार्य संकेत नहीं है। ये बात सही है। आप एक बहुत अच्छे वायलिन बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ने में भी बहुत अच्छे होंगे, ड्राइवर भी बहुत अच्छे होंगे, खेल में बहुत अच्छे होंगे, जरूरी नहीं ना। तो यही तो कहना चाह रहा ऑप्शन नंबर ए, वो संकेत नहीं है, अन्य बुद्धियों के समान स्तर की दक्षता के लिए संकेत नहीं है, इसलिए ये सही है।
इसलिए ये सही है, इसलिए ये सही है। अब दूसरा देखते हैं, क्योंकि गार्डनर के अनुसार विभिन्न विधियां परस्पर पूर्णतः स्वतंत्र है। देखिए स्वतंत्र तो इन्होंने नहीं कहा कि पूर्णतः स्वतंत्र है, या कहा भी है तो ये नहीं कहा कि किसी भी प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, दूसरे को प्रभावित करती है वो। दैट इज वाई ऑप्शन आपका सी लेना पड़ेगा। कथन ए सत्य है और कारण आर असत्य है, भैया ये आपको लेना था मेरे हिसाब से, जो सही है। देखिए यहाँ पे ये देखिए ऐसी व्याख्या भी आपके लिए तैयार किया था, तो देख लेना बाद में। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुरूप निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है, रचनावादी दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग। चलो उत्तर में आते हैं, बहुत समय दे दिया आपको। शिक्षक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जानकर एक ऐसी समस्या प्रस्तुत करता है जिसके समाधान हेतु सहयोग, तर्क वितर्क और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। बात तो सही लग रही है पहली वाली, पर बाकी के भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो सही लग रही है, पर बाकी के भी देखना पड़ेगा। ये वाला तो सही है, ठीक है। शिक्षक विद्यार्थियों को खोज के पर्याप्त अवसर देता है और अंत में सही अवधारणा को स्वयं स्पष्ट कर देता है। शिक्षक कठिन अवधारणाओं को छोटे छोटे चरणों में समझाकर प्रत्येक चरण पर उत्तर को सुनिश्चित करता है। शिक्षक गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाता है ताकि विद्यार्थी को समान अनुभव और समान निष्कर्ष तक पहुंचे। देखिए ऑप्शन सारे सही हैं और बड़े मजेदार ऑप्शन अच्छे हैं, पर रचनावादी दृष्टिकोण क्या करता है। देखिए रचनावादी दृष्टिकोण जो होता है वो एक्चुअल बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग में फोकस करता है कि कुछ करके सीखो आप। तो शिक्षार्थी विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जानेगा, पहले उनके सामने उसके आधार पर समस्या रखेगा और उसको समाधान करने के लिए कहेगा। जहां उसकी आवश्यकता होगी उसको वहां स्केप फोल्डिंग देगा, वहां थोड़ा सहयोग देगा, तर्क वितर्क और आत्मचिंतन के भी अवसर देगा। सबसे सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए है, पर इनमें भी कोई खराबी नहीं है, ठीक है। पर आपका उत्तर तो एक ही सही हो सकता है ना, सारे नहीं हो सकते। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब भैया ये क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कितने महारथी ने 11 में से कितने कितने नंबर आए, कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताओ मुझे। देखिए क्या है, हमने आप लोगों के लिए ना भैया 9 रुपए के, 29 रुपए के, 49 रुपीज के हमारे ऐप में मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। जो भी बच्चा एक मॉक टेस्ट फ्री भी है उसमें, जो भी बच्चा एक्चुअल मॉक टेस्ट लगा कर जाइएगा, और हमने 2000 क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं जिसे आप पढ़ के जाएंगे तो काफ़ी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फंसेंगे। ऑल सब्जेक्ट के उसमें क्वेश्चन हैं। एजुकेशन फॉर यू आपको दिख रहा है ऐप, इसे आपको अनइंस्टॉल नहीं करना है, इंस्टॉल करना है, ओपन करना है। देन आपको उस कोर्सेस में जाने हैं, जो कोर्सेस में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डेफिनेटली आप यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे ये 2000 वाला एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है जिसमें व्याख्या भी दी हुई है जबरदस्त, तो इसमें आप क्लिक करेंगे, ओनली 99 रुपीज़ की पेमेंट करनी है और आपको ये कोर्सेज मिल जाते हैं। और 29 वाला मॉक टेस्ट लोगे तो 29 रुपीज़ की ओनली पेमेंट्स करनी है। तो बहुत ही अमेजिंग है, एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा। लेना कैसे है मैंने बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एजुकेशन फॉर यू ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि भैया ये क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और देखते हैं कितने देते हैं। और कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के जाएगा कि 11 में से क्या कोई बच्चा ऐसा है, ईमानदारी से बताइएगा। अभी तो झूठ बोल दोगे कमेंट बॉक्स में, पर एग्जाम में झूठ नहीं बोल पाओगे, ठीक है। दैट इज वाई ये बताइएगा कि 11 में से 11 कोई बच्चा है क्या। हालांकि मैंने 11 क्वेश्चन नहीं पढ़ाए, दो बार रिपीट था, 5वां और दूसरा, तो 12 और 13 क्वेश्चन हो गए टोटल। तो 13 में से कितने नंबर आ रहे हैं आपके, ये बताइएगा। आप 13 आउट ऑफ क्या बन रहा है, 13 आउट ऑफ क्या बन रहा है आपका, ये मैं जानना चाहता हूँ। चलिए मुलाकात होगी जल्दी अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतने ही, जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।